हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि ई गवर्नेंस क्या है और ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस टॉपिक में समझेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है, उसके पर्पस जानेंगे। ठीक है, पर्पस के साथ साथ दोस्तों हम उसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे और ये देखेंगे कि वो किस मॉडल पर, जो हमारा ई गवर्नेंस है वो किस मॉडल पर काम करता है, और लास्ट में हम उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए, पीएचडी के लिए, ईएमआरएस के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस या डी ट्रिपल एसवी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी रजिस्टर्ड नंबर पे हमारे से जानकारी ले सकते हैं और हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है और उसके इनिशिएटिव्स क्या है। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो हमारा ई गवर्नेंस है वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है और हम ये वर्तमान में जो ई गवर्नेंस है उसका जो यूजेस है, ठीक है, वो कहीं हद तक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर ई गवर्नेंस को हम आसान शब्दों में समझे दोस्तों, तो ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन करना। ठीक है, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन करने को ही हम यहां पर ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, यहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, जो हमारी यहां पर सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट्स दोस्तों क्या करती है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारी आईसीटी है यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो है, उसका प्रयोग करके गवर्नमेंट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाती है। क्या क्या बनाती है? अधिक पारदर्शी बनाती है। ठीक है, जवाबदेही बनाती है, और सबसे जरूरी जो चीज है उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम जो है वो ई गवर्नेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे सरकारी कामकाज होते हैं, आपको और एग्जाम्पल से लेके समझाता हूं कि जैसे जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका प्रमाण पत्र बनवाना हो गया, ठीक है, प्रमाण पत्र हो गया, लाइसेंस बनवाना हो गया, ठीक है, हमारा टैक्स फिलिंग का जो काम होता है, टैक्स जो हम आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, ठीक है, टैक्स फाइल करना, या पासपोर्ट की जो ऑनलाइन एप्लीकेंट, ठीक है, पासपोर्ट संबंधी कार्यक्रम में जब हम पासपोर्ट्स को क्या होते हैं, जब आप पासपोर्ट फिल कराने जाओगे, ठीक है, पासपोर्ट अपना बनवाने जाओगे तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, आपको वहीं जाकर वो एप्लीकेशन देना होता था। तो ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो यही है कि सभी चीजों को इनको डिजिटलाइज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन करना, यानी सरकार के जितने भी अपने कामकाज हैं और सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन माध्यमों से नागरिकों तक पहुंचाने का जो है वो ई गवर्नेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, हम इसको समझ लेते हैं कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव आर गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम दैट यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी like the internet, mobile apps, digital platform to deliver public services, improve transparency, promote efficiency and make governance more citizen friendly। ठीक है, अभी हमने देखा कि ई गवर्नेंस जो पहल है वो सरकारी परियोजनाओं या कार्यक्रम जो होते हैं उनका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल एप्स हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इन सेवाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदान करते हैं, जिससे हमारी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे शासन है उन शासन को नागरिकों के लिए अधिक अनुकूल बनाते हैं। क्लियर है? अगर हम इसको इन शॉर्ट में एक लर्निंग पॉइंट से देखें तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है दोस्तों, जो हमारे जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उन गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल टूल से जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे कोई भी सर्विसेज जो हो गई है हमारी, ठीक है, आपने सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्टेट में हमेशा कोई ना कोई गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव देखा होगा जो जनता को किसी ना किसी सुलभ कार्य के लिए प्रदान किया जाता होगा। ठीक है, तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको डिजिटली टूल से इस तरीके से कंपाइल्ड करना कि जो सिटीजन्स के लिए एक्सेस हैं वो यहां पर इजिली प्रोवाइड हो सके। ठीक है,
यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं, कई बार आपसे एग्जाम में दोस्तों वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन भी पूछी गई है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने ई गवर्नेंस की बहुत आसान डेफिनेशन दी है, मैं आपको बताता हूं कि ई गवर्नेंस एक वह प्रणाली है जिसमें सरकार जो होती है वो कागज के बजाय क्या करती है, जिसमें सरकार जो होती है वो कागज के बजाय कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके, कंप्यूटर एंड इंटरनेट का प्रयोग करके जनता से जुड़ने का काम करती है, जनता से जुड़ने का काम करती है। क्लियर है? तो अगर ई गवर्नेंस की, अगर आपसे वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन पूछी गई कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आप यहां पर ई गवर्नेंस की डेफिनेशन ये बता सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस को चालू करने के लिए सरकार का पर्पस या सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि क्यों आखिर ई गवर्नेंस को यहां पर लाया गया। सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों, अगर कोई भी चीज को आप डिजिटली रूप से करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। सपोज करो आप यहाँ पर अमेजोन से कोई भी अपना ऑर्डर, ठीक है, अमेजोन से आप क्या करते हो, आप सभी ने यहाँ पर अमेजोन से कभी ना कभी ऑर्डर तो प्लेस किया होगा। ठीक है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको ऑर्डर जो है आपका डिस्पैच होते हुए दिखता है। डिस्पैच होने के बाद दोस्तों जब तक वो आपके घर नहीं आ जाता, या आपने जहां भी उसकी डिलीवरी कराई है वहां नहीं आ जाता, तो यहां पर दोस्तों आपको एक ट्रैक करने की परमिशन मिलती है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो ई गवर्नेंस का जो मुख्य पर्पस है चालू करने का, सबसे पहले तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी मिलती है। ठीक है, रिड्यूस करप्शन बाय मेकिंग सिस्टम ओपन। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, सरकारी कार्यों में जितना भी खुलापन है उन डिजिटल टूल से सरकारी कार्यों में खुलापन या ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली। ठीक है, दूसरी अगर बात करें दोस्तों तो एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हुई है। ठीक है, कार्यों में तेजी हुई है। कार्यों में तेजी के साथ साथ दोस्तों यहां पर जो कार्य करने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं करप्शन रिड्यूस हुआ है, तो कम लागत में यहां पर कार्य होने लगे। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों देखो तो एक्सेसिबिलिटी, यहां पे लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से कार्य करने के बाद यहां पर लोगों तक उनकी पहुंच में वृद्धि हुई है। रीच सिटीजन्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इक्वली। ठीक है, पहले क्या होता था कि जितने भी ग्रामीण लोग होते थे उन पे जो सर्विसेज होती थी गवर्नमेंट की सर्विसेज, वहां तक वो गवर्नमेंट की सर्विसेज पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करो तो हमारा भारत डिजिटली रूप से बहुत ज्यादा वर्तमान में टाइम पे लिटरेट हो चुका है। ठीक है, इस डिजिटल लिटरेट के कारण जितने भी जो रूरल एरियाज में सिटीजन्स हैं वहां तक भी पहुंच सुनिश्चित ई गवर्नेंस सर्विसेज की हो चुकी है। क्लियर है? ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां पर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन में इंक्रीजमेंट हुआ है। जैसे मैंने आपको अमेजोन का ऑर्डर लेके समझाया, तो जब आप अमेजोन का ऑर्डर यहां पे ट्रैक करते हो तो डेफिनेटली ट्रैकिंग के बाद आपके पास जब वो ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है तो वहां पर आप एक फीडबैक प्रोवाइड करते हो या जिसे आप रिव्यू कहते हो। तो यहां पर दोस्तों ई गवर्नेंस टूल्स में इन्वॉल्व पीपल इन गवर्नेंस थ्रू फीडबैक एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। जितने भी जो सर्विसेज हैं जो सरकार हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोवाइड कर रही है, वहां पे कहीं ना कहीं पे हमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। वो इन्वॉल्वमेंट सरकार ने किस तरीके से बढ़ाया, एक तो फीडबैक या रिव्यूज के द्वारा। क्लियर है? ठीक है, एक और देखें दोस्तों, इंक्लूसिवनेस यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, इंक्लूसिवनेस से तात्पर्य दोस्तों कि जितने भी यहां पर सिटीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी यहां पर सिटीजन्स हैं और जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उन तक पहुंच प्रदान यहां पर हो चुकी है। ठीक है, एक और आप इसमें लिख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, सिटीजन एम्पावरमेंट। ठीक है, क्या और देखने को मिला इससे हमें, सिटीजन एम्पावरमेंट, बहुत आवश्यक चीज है दोस्तों। सिटीजन एम्पावरमेंट से दोस्तों ये तात्पर्य है नागरिक सशक्तिकरण। इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि लोगों को अपने अधिकार और सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच देना। पहले के टाइम पे जब ये ई गवर्नेंस सर्विसेज नहीं थी तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी, तो अधिकारों की जानकारी ना होने के कारण उनके अधिकारों का निरंतर हनन किया जाता था। क्लियर है ना यहां तक? अभी किसी को कोई डाउट? तो ई गवर्नेंस के हमने उद्देश्य देख लिए, ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है, बहुत अच्छे से देख लिया। सबसे पहले हमने इसका उद्देश्य में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी देखी।
ठीक है। नेक्स्ट हमने दोस्तों कार्य कुशलता देखा है। थर्ड हमने पहुंच देखा यानी कि एक्सेसिबिलिटी देखा है। फिर यहाँ पे हमने इंक्लूसिवनेस यानी कि भागीदारी देखा है। और लास्ट हमने इसका समावेशिता देखा है। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों जो ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स है वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स हमारी भारत सरकार या राज्य सरकारें यहाँ पर अपनी अपनी सुविधाएं देने के लिए या अपनी अपनी चीजें देने के लिए यहाँ पर कौन कौन से ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ई गवर्नेंस जो होता है वो एक मॉडल पर काम करता है। ठीक है, ई गवर्नेंस जो मॉडल होता है ना, उसे सबसे पहले दोस्तों गार्टनर ने दिया था। जो हमारा ई गवर्नेंस मॉडल है जिसे यहां पर गार्टनर ने दिया था, और वो ठीक है, किसने दिया था? गार्टनर ने। एक सेकेंड रुको। यहां पर दोस्तों जो हमारा ई गवर्नेंस मॉडल है वो गार्टनर ने दिया था, और जो ई गवर्नेंस मॉडल जो होता है दोस्तों वो 4 भागों में बांटकर काम करने के लिए बनाया गया। सबसे पहले दोस्तों बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के बीच में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन से तात्पर्य दोस्तों ये है कि सरकार बहुत सारी सर्विसेज को डायरेक्ट हमारे नागरिकों को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन तरीके से बिजली का बिल का भुगतान करना। ठीक है, ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा कार्य, यहां पर राशन का कार्य हो गया, राशन कार्ड वितरण हो गया, बनवाना हो गया। तो इसके अंदर जो मॉडल आता है यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीजन एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर मॉडल है जिसे हम कहते हैं G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टैक्स फाइलिंग आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी पोर्टल आ जाएगा, या फिर जीएसटी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों जो मॉडल है वो है यहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में ही किए जाते हैं। उसमें अगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो मंत्रालयों के बीच में डेटा शेयरिंग का काम करना। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके बीच में यहां पर डेटा शेयरिंग का काम करना। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इससे आगे चले तो फोर्थ और लास्ट जो हमारा मॉडल है वो है हमारा यहां पर G2E यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में बात करें तो यहां पर ऑनलाइन वेतन या ऑनलाइन जो आपकी पेंशन या फिर ऑनलाइन जो सैलरी होती है वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, जो हमारा पेंशन पोर्टल हो गया वो हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने ई गवर्नेंस के मॉडल देख लिए कि ई गवर्नेंस का जो मॉडल होता है वो किन किन मॉडल्स पे काम करता है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स पे, गवर्नमेंट टू बिजनेस पे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज पे। क्लियर है। ठीक है, अब हम यहां से दोस्तों आगे चलते हैं। तो ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स से पहले हम एक चीज और डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ई गवर्नेंस लाने से यहाँ पर लाभ क्या क्या हुए हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या है यहां पर हम क्या देखेंगे? बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करें तो पर्पस कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट्स में देखने को मिलेंगे। जो हमारे पर्पस है कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो बेनिफिट्स होंगे वही हमें प्रोवाइड होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब कोई भी कार्य आपका डिजिटली हो गया है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी टाइम की बचत हो रही है, कहीं ना कहीं टाइम सेव हो रहा है। टाइम के साथ साथ दोस्तों आपकी यहाँ पे धन की बचत भी होती है। ठीक है, दूसरा अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जवाबदेही जो उसकी अकाउंटेबिलिटी है हर एक अधिकारी की, क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। तो ऑनलाइन चीजों के होने की वजह से हर एक चीज का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में वृद्धि हुई है। क्लियर। तीसरा हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि रिडक्शन इन करप्शन। रिडक्शन इन करप्शन से तात्पर्य यह था कि कहीं ना कहीं हमारे यहां पर भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट एट योर फिंगर टिप्स। गवर्नमेंट एट योर फिंगर टिप्स
इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो नागरिकों की सुविधा है वो आपको एक एक फिंगर पे प्रोवाइड करी जा रही है ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। एक और इसका लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ई गवर्नेंस का, वो यहां पर यह है कि डेटा का सुरक्षित और संगठित भंडारण, जो डेटा है उस डेटा का यहां पर सुरक्षित और संगठित भंडारण भी देखने को मिलता है। क्लियर? चलो, अब बेनिफिट्स के साथ साथ दोस्तों वर्तमान में कुछ ई गवर्नेंस की चुनौतियां या चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ये यहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, कि ई गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या क्या हैं। यहां तो हमने पर्पस देख लिया, बेनिफिट्स देख लिया, उसके मॉडल देख लिए, डेफिनेशन देख ली। अब ई गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला तो दोस्तों ये है कि डिजिटल साक्षरता की कमी। कई सारे जो रूरल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर वर्तमान में भी जो डिजिटल लिटरेसी है वो डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। वो डिजिटल लिटरेसी कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि डिजिटल साक्षरता की यहां पर कमी है या फिर लेस डिजिटल लिटरेसी। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में तो हमारा 5G आ चुका है, लेकिन कहीं भी कहीं कहीं पे ग्रामीण परिवेशों में या गांव में यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या देखने को मिलती है, या फिर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी सबके पास यहाँ पर जो उसकी उपलब्धता है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, आपने एक चीज देखा होगा, जब भी कोई चीज डिजिटली इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो साइबर फ्रॉड है वो साइबर फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाता है। तो साइबर सुरक्षा खतरा एक चुनौती हमारे लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पे देखने को मिलती है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि कोई भी जब आपकी चीज में नई नई चीज की एडेप्टेबिलिटी होती है, एडेप्टेबिलिटी यानी कि जब भी आप कोई चीज नया नया स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अटपटा देखने को मिलता है, ठीक है। धीरे धीरे समय बाद आपको उस कार्य की आदत होने लगती है। तो यहां पर जो प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस के प्रति यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक और अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो दोस्तों, कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उनमें यहां पर अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, लेस अवेयरनेस आप जिसे समझ सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों हम जो इसके ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव से यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए। तो सबसे पहले हम इनिशिएटिव जो है भारत सरकार का उसकी बात करते हैं कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ रेलवेज रिजर्वेशन, ठीक है। जो रेलवेज रिजर्वेशन है उनका कंप्यूटरीकृत करना, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों? ये तो 1986 में हमें देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन इसे एक विधिवत रूप से चालू करने में कई वर्षों का समय लगा था, लेकिन जो पहल है वो इनिशिएटिव है वो इस समय चालू कर दी गई थी। तो ये जो दोस्तों ये बहुत बड़ी ई गवर्नेंस पहल थी। इसमें जितने भी जो लाइंस लगती थी, ठीक है, आज भी अगर आप कहीं जगह जाओगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से टिकट नहीं होते थे तो आपको टिकट कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में या लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था। तो वहां पे कतारों और धोखाधड़ी को कम करने के लिए रेलवे टिकट बुकिंग की आज कंप्यूटराइजेशन प्रणाली आ चुकी है। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर वर्तमान में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से, डिजिटल रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों बात करें निकनेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निकनेट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और निकनेट क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है, यानी कि उपग्रह आधारित नेटवर्क है, ठीक है। और उपग्रह आधारित नेटवर्क होने के साथ साथ जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम यहाँ पर निकनेट करता है और डेटा का आदान प्रदान करता है। और जो हमारा संचार होता है उस डेटा के संचार को, यानी कि डेटा का जो कनेक्टिंग है या फिर नेटवर्क का जो कनेक्टिंग है, उस नेटवर्क के कनेक्शन को यहाँ पर सक्षम बनाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने निकनेट देख लिया है। जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ रेलवेज रिजर्वेशन है वो यहां पर देख लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहां पर डिस्निक, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एनआईसी, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पहल थी। इसकी शुरुआत यहां पर 1988 में की गई थी। और ये जितने भी स्थानीय स्तर हैं, ठीक है, जो हमारे गवर्नेंस के लोकल लेवल हैं,
उनमें शासन के लिए जिला प्रशासन के कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित करने का ध्यान दिया गया था। यानी कि जो हमारा यहाँ पर लोकल लोकल एरियाज हैं उन पर बेहतर शासन यानी कि बेहतर गवर्नेंस होने के लिए जो हमारा लोकल लेवल मॉडल है या डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है वहां पर कंप्यूटराइजेशन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ई सेवा। ये आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है, यानी कि आंध्र प्रदेश की योजना है जिसे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी और जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, वहां पर जितने भी जो सिंगल सिटीजन्स हैं उनके लिए एक प्रकार का ये सिंगल विंडो सर्विस है, एकल विंडो सर्विस है। एकल विंडो से तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, कई सारी जो सर्विसेज होती है उनको एक विंडो पर लाकर अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना। तो ये एक प्रकार से नागरिकों के लिए एकल विंडो सेवा है जिसके माध्यम से वे उपयोगिता बिल का भुगतान कर सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और कई सारे अन्य कार्य भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था ज्ञानदूत। मध्य प्रदेश के धार जिले से सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये जितने भी जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई बंधु हैं, उनकी जो बाजार दरें हैं, ठीक है, और भूमि अभिलेख है और उनकी शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रकार का इंट्रानेट आधारित परियोजना है। सोचो आप कितनी बढ़िया योजना है। पहले जो किसान भाई बंधु होते थे उनको कितना ज्यादा भटकना पड़ता था। आज मध्य प्रदेश ने डिजिटल ई गवर्नेंस के माध्यम से एक बढ़िया पहल चालू कर चुकी है जिसका नाम यहाँ पर ज्ञानदूत है और ये हमारे किसान भाई बंधु के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें जितने भी जो मार्केट रेट्स हैं और भूमि अभिलेख जो है, ठीक है, जितने भी यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स हैं और उनकी शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक इंटरनेट आधारित योजना है। ठीक है, भूमि की बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटक का इनिशिएटिव है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने से स्टार्ट किया था, 2000 में स्टार्ट किया था। जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं, भूमि अभिलेख है, उनका डिजिटलाइज करना, साथ में जितने भी उनसे किसान भाई बंधु हैं उनके स्वामित्व संबंधी विवरण तक पहुंचना आसान हो गया। इसका तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारी लैंड्स होती हैं, आप अब देखोगे जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं आप उनको डिजिटलाइज देख सकते हो। सपोज करो अगर आपके घर के पास में कोई भी एक प्लॉट खाली पड़ा है तो आप उस लैंड को यहाँ पर उस लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटल देख सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो ओनरशिप होती है, ओनरशिप यानी कि उस लैंड की जो स्वामित्व होती है उसका विवरण वहां तक पहुंचना आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खतरा और धोखाधड़ी जो होती है वो यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स में सुरक्षित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा एक गवर्नेंस इनिशिएटिव है जिसका नाम है दोस्तों खजाने। ये भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और इसकी शुरुआत यहाँ पर 2001 में की गई थी। ठीक है, जितने भी दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, सरकारी वित्तीय लेन देन होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए ऑनलाइन कोषगार प्रणाली। क्लियर। और आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे एक केरला का इनिशिएटिव हम पढ़ते हैं जिसका नाम फ्रेंड्स है। 2001 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए जो शुल्क हो गया, कर हो गया या बिलों का भुगतान करने के लिए एक स्थान पर उपलब्ध ई गवर्नेंस केंद्र या फिर एकल विंडो केंद्र भी कह सकते हो आप, सिंगल विंडो सेंटर। क्लियर। नेक्स्ट हम दोस्तों डिस्कस करते हैं ई चौपाल। ठीक है, ई चौपाल की अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो 2002 में स्टार्टिंग की गई थी और ये मेनली विलेजेस पे यानी कि गांव में ग्रामीण परिवेशों पर ध्यान केंद्रित था इसका। ठीक है, ये क्या करता था, ये जितने भी हमारे किसान भाई बंधु हैं, ठीक है, उनका डिजिटल कियोस्क के माध्यम से बाजार की कीमत है, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते थे और जितने भी जो उनके उत्पाद होते थे वो यहाँ पर आप डायरेक्टली रजिस्टर्ड करके सेल कर सकते थे। ठीक है, जिस प्रकार से जो हमारा अमेजोन हो गया, अमेजोन पे आप क्या करते हो, एक अमेजोन जो है यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट या फिर आप मीशो की बात कर लेते हैं तो मीशो क्या है, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो और डायरेक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा B2C मॉडल हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू सिटीजन। यहाँ पे कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि ये हमारा ई गवर्नेंस मॉडल्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो किसान भाई बंधु हैं उनके डिजिटल कियोस्क के माध्यम से जितनी भी जो बाजार की कीमतें चल रही हैं, मौसम संबंधी जो घटनाएं और अपने उत्पाद यहाँ पर ई चौपाल के माध्यम से बेच सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आधार। ठीक है, अच्छा बताओ आधार कार्ड्स में कितने डिजिट्स होते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया है। आधार कार्ड के अगर डिजिट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारे 12 डिजिट्स होते हैं और इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2009 में की गई थी। और ये एक प्रकार से दोस्तों हर भारतीय निवासियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित अद्वितीय पहचान है, जो कई डिजिटल सेवाओं की रीढ़ है। क्लियर है। नेक्स्ट हम दोस्तों डिस्कस करते हैं डिजिटल इंडिया परफॉर्मेंस। इसकी जो शुरुआत है वो 2015 में की गई थी और ये भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये मोबाइल ऐप है जो 100 से ज्यादा जो हमारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ईपीएफओ हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार हो गया, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पर डिजीलॉकर। डिजीलॉकर की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। आप सभी ने वर्तमान में डिजीलॉकर का यूज भी किया होगा। ठीक है। अक्सर हम डिजीलॉकर का यूज करते हुए आ रहे हैं। बताओ किस किसने डिजीलॉकर का यूज किया है, क्योंकि यहां पर डिजीलॉकर का यूज हम सभी कर रहे हैं। कर रहे हो ना आप लोग डिजीलॉकर का यूज। तो डिजीलॉकर की स्टार्टिंग की बात करें तो 2015 में की गई थी दोस्तों। और ये महत्वपूर्ण सरकारी जारी किए गए दस्तावेजों को, जितने भी हमारे सरकारी दस्तावेज हैं, उन्हें आप डिजिटली रूप से यहाँ पर स्टोर करने का काम कर सकते हैं। ये एक प्रकार से क्लाउड आधारित लॉकर है। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भीम। भीम जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसकी स्टार्टिंग 2016 में की गई थी और ये सरल नकदी रहित लेन देन के लिए एक यूपीआई आधारित भुगतान ऐप है। ठीक है। फिर है दोस्तों हमारा जीएसटीएन, जिसे गुड्स सर्विस एंड टैक्स नेटवर्क के माध्यम का फुल फॉर्म जो है इसकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है। इसकी शुरुआत यहाँ पर 2017 में 1 जुलाई 2017 में की गई थी। जीएसटी कार्यान्वयन के लिए जो आईटी आधार है, जो डिजिटल कर दाखिल कर उनकी पारदर्शिता की सुविधाएं प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है, द फर्स्ट मेजर कंप्यूटराइजेशन इनिशिएटिव इन इंडिया वाज रिलेटिव टू। ठीक है। सबसे पहला हमारा हो गया लैंड रिकॉर्ड। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अभी हमने डिस्कस करा था कि 1986 में रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की स्टार्टिंग की गई थी और ये सार्वजनिक सेवाओं के लिए भारत का आईसीटी के लिए बहुत पहला बड़ा पैमाने पर उपयोग था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहाँ पर कर्नाटक का जो भूमि प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है। अभी हमने डिस्कस करा जो कर्नाटक का भूमि प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो यहाँ पर हमारा भूमि अभिलेख से संबंधित है। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, जिससे किसानों की 2 करोड़ भूमि अभिलेखों को यहाँ पर डिजिटलाइज किया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था जो ज्ञानदूत प्रोजेक्ट था वो 2000 में किसने स्टार्ट किया था, तो मध्य प्रदेश ने उसे स्टार्टिंग की थी और मध्य प्रदेश के धार जिले से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन, जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उमंग ऐप था, वो उमंग ऐप विच इंटीग्रेट्स मोबाइल गवर्नमेंट सर्विस ऑन प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन। तो जो हमारा उमंग ऐप था दोस्तों वो 2017 में लॉन्च किया गया था और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर इज प्राइमरली यूज फॉर। अभी हमने डिजी लॉकर के बारे में डिस्कस करा था कि डिजी लॉकर किस लिए यूज किया जाता है। तो हमारे जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक प्रकार का क्लाउड आधारित स्टोर है, आप उसको वहां पर स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं और हमने बहुत अच्छे से ई गवर्नेंस को डिटेल्ड में डिस्कस किया है, प्रैक्टिकली वे में डिस्कस किया है। ठीक है। आपको फिर से जानकारी दे दूं, अगर आप भी यूजीसी नेट या फिर सेट की, पीएचडी की, केवीएस, एनवीएस, GSSB या फिर ईएमआरएस जैसे एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट है। आप हमारे दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर पर कॉल करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं।